सोचिए कि हम किसी सुपरमार्केट में हैं, हमने अपना सारा सामान पैक कर लिया है और हमारे पीछे बिलिंग के लिए एक बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। हाँ, और सब हमारी ही तरफ देख रहे होते हैं उस वक्त। बिल्कुल, वो प्रेशर अलग ही होता है। तो हम जल्दी से अपना फ़ोन निकालते हैं, पेमेंट ऐप खोलते हैं, क्यूआर कोड स्कैन करते हैं। और जैसे ही पे बटन पे टैप करते हैं, स्क्रीन काली हो जाती है। वही तो, ऐप अचानक से क्रैश हो जाता है। जो झुंझलाहट उस वक्त होती है ना, वो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। सही बात है, हम सबके साथ ऐसा कभी ना कभी हुआ है। लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? मतलब अक्सर इस क्रैश के पीछे किसी हैकर का हाथ नहीं होता, बल्कि कोड की एक बहुत छोटी सी अदृश्य खाई होती है जिसे हमारा ऐप पार नहीं कर पाता। और मजे की बात देखिए, जब हम अपने फोन की स्क्रीन पर किसी शानदार डिजाइन वाले ऐप को देखते हैं तो हम बस उसकी सुंदरता की तारीफ करते हैं। हाँ, कोई भी उस जमीन की तरफ नहीं देखता। हाँ, कोई भी उस डिजिटल नींव के बारे में नहीं सोचता जो इस ऐप को बिना रुके चलने की ताकत देती है। बिल्कुल। तो चलिए, आज इस गहरी चर्चा में इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। आज हम उन ऐप्स की वास्तुकला यानी उनके आर्किटेक्चर के एकदम कोर में उतरने वाले हैं। एक बहुत ही दिलचस्प विषय है ये। हाँ, और हमारा सोर्स है द एंड्रॉयड आर्किटेक्ट, चूजिंग बिटवीन जावा एंड कोटलिन, जो दुर्गा एग्रो सर्विसेज के मटेरियल पर आधारित है। हमारा आज का मिशन है एंड्रॉयड स्टूडियो में ऐप डेवलपमेंट की दो सबसे बड़ी भाषाओं जावा और कोटलिन के बीच के टकराव और तालमेल को समझना। और ये समझना कि ये चुनाव किसी ऐप की सफलता को कैसे तय करता है। सच में ये प्रोग्रामिंग भाषा का चुनाव बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी गगनचुंबी इमारत के लिए नींव का चुनाव करना। मैं कहूंगी कि ये सिर्फ कोडिंग नहीं है, ये एक बहुत बड़ा आर्किटेक्चरल निर्णय है। आधुनिक तकनीकों को समझने से इंजीनियरों को बेहतर फैसले लेने में मदद मिलती है। और जो लोग सुन रहे हैं, भले ही वो खुद कोडिंग ना करते हों, लेकिन उनके लिए भी ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उनकी रोज़मर्रा की डिजिटल ज़िंदगी के पीछे असल में कौन सी मशीनरी काम कर रही है। एकदम सही बात है। तो भविष्य की इस चमचमाती तकनीक को समझने से पहले मुझे लगता है हमें उस पुरानी और बेहद मजबूत नींव को समझना होगा जिस पर ये सब कुछ टिका है। यानी हम जावा से शुरुआत कर रहे हैं। बिल्कुल, वो दिग्गज जिसने दशकों तक तकनीक की दुनिया पर राज किया है। देखिए, जावा का नाम सुनते हैं ना, कंप्यूटर विज्ञान के इतिहास का एक बहुत बड़ा हिस्सा आंखों के सामने आ जाता है। हाँ, वो तो है। कई सालों तक, मतलब एंड्रॉयड की शुरुआत से ही जावा एंड्रॉयड डेवलपमेंट की प्राइमरी भाषा रही है। इतने सारे नए विकल्प आ गए हैं, फिर भी ये दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली भाषाओं में टॉप पर है। लेकिन ऐसा क्यों है? मेरा मतलब है, तकनीक की दुनिया में जहां हर 6 महीने में चीजें पुरानी हो जाती हैं, वहां जावा ने इतने दशकों तक अपना दबदबा कैसे बनाए रखा? इसका सबसे बड़ा कारण है इसकी परिपक्वता। ये बहुत मैच्योर भाषा है। अच्छा। जावा 90 के दशक के मध्य में आई थी। अच्छा। तो जब एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम बन रहा था, गूगल को एक ऐसी भाषा चाहिए थी जिसे दुनिया भर के लाखों डेवलपर्स पहले से जानते हों, और उन्होंने जावा को चुना। ओह, ये तो बहुत स्मार्ट मूव था। रातों रात दुनिया भर के जावा डेवलपर्स एंड्रॉयड डेवलपर्स बन गए होंगे। बिल्कुल। हाँ। दशकों से ये एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर, बैंकिंग सिस्टम और बड़े कॉर्पोरेट ढांचे में इस्तेमाल हो रही थी। और मुझे लगता है कि इसका एक बहुत बड़ा बिजनेस फायदा भी है। मतलब मान लीजिए कोई डेवलपर किसी अजीब सी समस्या में फंस जाता है, कोई बग आ जाता है, तो इस बात की 99% संभावना है कि किसी और ने भी उस समस्या का सामना किया होगा। वही ना, साल 2012 या 15 में किसी ने उसे सुलझाकर इंटरनेट पर डाल भी दिया होगा। इसे ही हम कम्युनिटी सपोर्ट कहते हैं। बिजनेस की भाषा में इसका मतलब है समय और पैसे की भारी बचत। जब लाइब्रेरीज और ट्यूटोरियल्स का इतना बड़ा खजाना हो तो हर बार पहिए का आविष्कार दोबारा नहीं करना पड़ता। सही कहा। पुराने एंड्रॉयड प्रोजेक्ट्स के लिए, जिन्हें लेगेसी एप्स कहा जाता है, इसका प्रदर्शन शानदार है, चट्टान की तरह ठोस। लेकिन रुकिए, यहीं पर मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल आ रहा है। बताइए। अगर जावा सच में इतनी ही शानदार है, इतनी ही भरोसेमंद है, बिल्कुल एक उस क्लासिक मजबूत कार की तरह जो कभी धोखा नहीं देती, हाँ, तो फिर पूरी दुनिया और खुद गूगल कुछ नया क्यों तलाश रहे हैं? क्या तकनीक की दुनिया में ओल्ड इज गोल्ड का कोई नियम नहीं है? अगर हमें इसे एक बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें तो सवाल बहुत वाजिब है। लेकिन इसे ऐसे समझिए हाँ। कि पुरानी क्लासिक कार मजबूत तो बहुत है, लेकिन क्या वो आज के ट्रैफिक, आज की गति और सुरक्षा जरूरतों के हिसाब से बनी थी? शायद नहीं। समय के साथ मोबाइल ऐप्स की दुनिया बहुत तेजी से बदली। पहले ऐप्स सिर्फ कैलकुलेटर या कैलेंडर होते थे। हाँ, बहुत बेसिक होते थे। आज ऐप्स के अंदर पूरा का पूरा बैंक चल रहा है, शॉपिंग मॉल चल रहा है,
और अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी चल रहा है। बाप रे, ये तो है। एप्स बहुत जटिल हो गए हैं। जरूरतें बदल गईं। जावा मजबूत जरूर है, लेकिन वो बहुत भारी भी है। भारी होने से आपका क्या मतलब है? भारी होने का मतलब है कि जावा में डेवलपर्स को बहुत सारा कोड लिखना पड़ता है, सिर्फ छोटी छोटी चीजें करने के लिए। इसके लिए एक खास शब्द है, बॉयलर प्लेट कोड। हाँ, मैंने इसके बारे में पढ़ा था सोर्स में, लेकिन आम भाषा में ये बॉयलर प्लेट कोड क्या भला है? कल्पना कीजिए कि आपको किसी सरकारी दफ्तर में सिर्फ अपना पता बदलने के लिए एक अर्जी देनी है। ठीक है। लेकिन नियम यह है कि आपको हर बार एक 10 पन्ने का कानूनी दस्तावेज भरना होगा, जिसमें 9 पन्ने सिर्फ औपचारिक बातें होंगी जिनका आपके पते से कोई लेना देना नहीं है। ओह, वो तो बहुत इरिटेटिंग होगा। वही बॉयलर प्लेट है। कोडिंग में भी बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए जब बार बार लंबा और उबाऊ कोड लिखना पड़ता है तो उसे बॉयलर प्लेट कहते हैं। और बिजनेस के नजरिए से देखें तो इसका मतलब है कि जिस फीचर को 1 हफ्ते में तैयार होना चाहिए था, उसमें 3 हफ्ते लग जाते हैं। एकदम सही। और जहां ज्यादा कोड लिखा जाएगा, वहां इंसान से गलती होने की गुंजाइश भी उतनी ही ज्यादा होगी। यही बात है। यहीं से जन्म होता है उस बदलाव की जरूरत का जिसने कोटलिन को मैदान में उतारा। 2017 में गूगल ने आधिकारिक घोषणा की थी कि कोटलिन उनकी पसंदीदा भाषा होगी। हाँ, और ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, ये एक बहुत बड़ी जरूरत का नतीजा था। तो यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। कोटलिन इस बॉयलर प्लेट वाली समस्या को सुलझाती कैसे है? कोटलिन का सिंटैक्स यानी कोड लिखने का जो तरीका है वो बहुत ही आधुनिक और संक्षिप्त है। अच्छा। मतलब जो काम जावा में 10 लाइनों के कोड में होता है, वही काम कोटलिन में सिर्फ 2 या 3 लाइनों में हो जाता है। बिल्कुल। इसका सीधा असर डेवलपर्स के समय पर पड़ता है। वो अपना असली दिमाग नए और इनोवेटिव फीचर्स बनाने में लगा पाते हैं। ये तो बहुत बढ़िया है। लेकिन सोर्स टिक करते वक्त मुझे एक चीज मिली जिसने मेरा ध्यान सबसे ज्यादा खींचा, बिल्ट इन नल सेफ्टी। ओह, ये तो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्या ये वही नल पॉइंटर एक्सेप्शन है जिसके कारण हमारा ऐप उस सुपरमार्केट की लाइन में क्रैश हुआ था? 100%। ऐप क्रैश होने का सबसे बड़ा, सबसे कुख्यात कारण यही है। तो इसे थोड़ा विस्तार से समझाइए। आखिर ये नल होता क्या है और ये इतना खतरनाक क्यों है? देखिए, इसे समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। नल का आविष्कार प्रोग्रामिंग में ये दिखाने के लिए किया गया था कि यहाँ कोई डेटा मौजूद नहीं है। जैसे कोई फॉर्म भरते वक्त? हाँ, मान लीजिए एक फॉर्म है जहाँ आपको अपना मिडिल नेम भरना है। अगर आपका कोई मिडिल नेम नहीं है तो वो जगह खाली रहेगी। ठीक है। कंप्यूटर की भाषा में उस खालीपन को नल कहते हैं। समस्या तब होती है जब ऐप का कोई हिस्सा उस डेटा को पढ़ने की कोशिश करता है। मतलब ऐप उम्मीद कर रहा है कि वहाँ कोई नाम होगा, लेकिन उसे सिर्फ खालीपन मिलता है। बिल्कुल। और ऐप उस खालीपन को प्रोसेस नहीं कर पाता। उसे समझ नहीं आता कि अब आगे क्या करना है और वो घबराहट में खुद को बंद कर लेता है, जिसे हम क्रैश होना कहते हैं। हाँ। यहाँ जो बात सबसे अधिक ध्यान खींचने वाली है वो ये है कि जिस व्यक्ति ने प्रोग्रामिंग में नल का आविष्कार किया था, सर टोनी होरे, उन्होंने खुद इसे अपनी $1 बिलियन मिस्टेक कहा था। बाप रे, अरबों डॉलर की गलती। हाँ, क्योंकि पिछले कुछ दशकों में इस एक छोटी सी चीज की वजह से सॉफ्टवेयर क्रैश होने के कारण दुनिया भर की कंपनियों को सच में अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है। तो जावा में इस गलती से बचने का क्या तरीका था? जावा में डेवलपर्स को हर कदम पर खुद ये चेक करना पड़ता है कि क्या ये डेटा नल तो नहीं है। अगर वो एक भी जगह चेक करना भूल गए तो डेटा नल निकल सकता है और ऐप क्रैश हो जाएगा। बिल्कुल, यूजर के हाथ में जाकर ऐप बंद हो जाएगा। और कोटलिन इस समस्या को कैसे खत्म करती है? कोटलिन में नल सेफ्टी डिफ़ॉल्ट रूप से बिल्ट इन होती है, यानी ये भाषा अपने मूल स्वभाव से ही नल को स्वीकार करने से मना कर देती है। अगर मैं इसके लिए एक एनालॉजी दूं तो ये किसी स्मार्ट ऑटो करेक्ट जैसा नहीं है जो गलती सुधारता है, बल्कि ये उन आधुनिक कारों की तरह है जो अगर अपनी सीट बेल्ट नहीं पहनी है तो कार का इंजन स्टार्ट ही नहीं होने देती। ये एक बहुत ही शानदार एनालॉजी है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। कोटलिन का कंपाइलर एक सख्त चेकलिस्ट की तरह काम करता है, यानी वो ऐप को बनने ही नहीं देगा। हाँ, अगर कोड में कहीं भी ये संभावना है कि कोई नल वैल्यू आ सकती है और ऐप क्रैश हो सकता है, तो वो डेवलपर को लाल रंग का एरर दिखाएगा और कहेगा कि पहले इस खतरे को ठीक करो तभी कार आगे बढ़ेंगी। एकदम सही। ये तो वाकई गेम चेंजर है। गलती यूजर के फोन तक पहुंचने से पहले ही डेवलपर की टेबल पर ही पकड़ ली जाती है। यही कारण है कि दुनिया भर की कंपनियां कोटलिन की दीवानी हो रही हैं। कम कोड, कम बग्स और ना के बराबर क्रैश। लेकिन
यहाँ मुझे एक बार फिर से आपको रोकना होगा। बताइए क्या सवाल है? तो इन सब का क्या निष्कर्ष निकलता है? अगर कॉटलिन इतनी ही जादुई है, उस अरबों डॉलर की गलती को सुधार देती है और खुद गूगल भी इसे प्राथमिकता दे रहा है, हाँ, तो फिर हम अभी तक जावा के बारे में बात ही क्यों कर रहे हैं? मतलब सब कुछ कॉटलिन में क्यों नहीं बदल देते? कोई सॉफ्टवेयर चलाकर पुरानी जावा को कचरे के डिब्बे में क्यों नहीं डाल देते? ओह, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। लेकिन असल दुनिया की सच्चाई थ्योरी से बहुत अलग होती है। वो कैसे? यहीं पर व्यापार का अर्थशास्त्र और जोखिम प्रबंधन बीच में आता है। जिस सॉफ्टवेयर या स्क्रिप्ट से रातों रात कोड बदलने की आप बात कर रहे हैं ना, वो किसी छोटे कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए तो काम कर सकती है। ये बड़े कॉर्पोरेट ढांचे के लिए नहीं। बिल्कुल नहीं। मान लीजिए एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय बैंक है, उनका मोबाइल ऐप पिछले 10 सालों से चल रहा है। और उसमें लाखों लाइन का जावा कोड लिखा होगा। हाँ, हर दिन उस ऐप से करोड़ों रुपए का लेन देन हो रहा है। वो सिस्टम जावा की स्थिर नींव पर मजबूती से काम कर रहा है। तो बैंक उस 10 साल पुरानी मशीनरी को रोकने का जोखिम नहीं उठाएगा? बिल्कुल नहीं उठाएगा। रातों रात उसे खुरच कर नई भाषा में लिखना एक डरावना सपना है। हाँ, क्योंकि अगर एक छोटा सा भी बग रह गया तो एक दिन में करोड़ों का नुकसान हो सकता है, ग्राहकों का भरोसा भी टूटेगा। एंटरप्राइज की दुनिया में एक कहावत है, इफ इट एंट ब्रोक डोंट फिक्स इट। मतलब अगर चीज सही चल रही है तो उससे छेड़छाड़ मत करो। तो लेगेसी ऐप्स के रखरखाव के लिए जावा आज भी जरूरी है, लेकिन फिर समाधान क्या है? समाधान है सीमलेस इंटरऑपरेबिलिटी, और यही एंड्रॉयड स्टूडियो की सबसे बड़ी जीत है। सीमलेस इंटरऑपरेबिलिटी, ये शब्द थोड़ा भारी है। आसान भाषा में इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बहुत सीधा है। जावा और कॉटलिन दोनों एक ही प्रोजेक्ट के अंदर एक ही ऐप में शांति से एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं। वेट, यानी ये दोनों दुश्मन नहीं हैं? क्या ये एक ही प्रोजेक्ट रूपी घर में शांति से रहने वाले रूममेट्स की तरह हैं? बिल्कुल, बिना किसी झगड़े के। पर दो अलग-अलग भाषाएं एक ऐप को कैसे चला सकती हैं? इसे ऐसे समझे, एंड्रॉयड का जो मुख्य दिमाग होता है वो जावा या कॉटलिन को सीधे तौर पर नहीं समझता। अच्छा, तो वो क्या समझता है? वो सिर्फ एक मशीनी भाषा समझता है जिसे बाइट कोड कहते हैं। जब आप जावा या कॉटलिन को कंपाइल करते हैं तो वे दोनों अनुवादित होकर एक ही बाइट कोड में बदल जाती हैं। अरे वाह, यानी ये ऐसा है जैसे एक व्यक्ति हिंदी बोल रहा है और दूसरा स्पेनिश। हाँ, लेकिन बीच में एक गजब का ट्रांसलेटर बैठा है जो दोनों को एक तीसरी भाषा में बदल देता है, जिसे घर का मुखिया समझ सके। बिल्कुल सही एनालॉजी है। ये दोनों रूममेट्स अलग-अलग बैकग्राउंड से हैं। एक पुराना और सख्त है, दूसरा नया और तेज है, लेकिन आखिर में एक ही भाषा में बात करते हैं। तो अगर मेरे पास वो बैंक वाला पुराना जावा ऐप है और मुझे उसमें फिंगरप्रिंट लॉगिन का नया फीचर डालना है, तो आपको पूरा ऐप बदलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं वो नया फीचर कोटलिन में लिख सकता हूँ? बिल्कुल, और वो नया कॉटलिन कोड पुराने जावा कोड के साथ ऐसे काम करेगा जैसे वो सदियों से दोस्त हों। ये तो बहुत शानदार है। धीरे धीरे माइग्रेट किया जा सकता है। पुरानी मजबूत नींव को तोड़े बिना नया सुरक्षित कमरा बनाया जा सकता है। यही असली रणनीति है जो कंपनियां अपना रही हैं। तकनीक की दुनिया में ब्लैक एंड व्हाइट कुछ नहीं होता। तो अगर हम इस चर्चा को समेटें तो बेहतरीन एंड्रॉयड ऐप्स बनाने के लिए दोनों भाषाएं शक्तिशाली हैं। हाँ, नया ऐप बनाना है तो बेझिझक कॉटलिन चुने, पुराने सिस्टम को संभालना है तो जावा आज भी आपका वफादार साथी है। इस पूरी डीप डाइव के बाद मुझे लगता है कि ये सारा ज्ञान सिर्फ कोडिंग तक सीमित नहीं है। मतलब? आप इसे कैसे देखते हैं? इसमें हमारे जीवन और व्यापार के लिए भी एक बड़ा सबक है। दुनिया कितनी भी तेजी से बदले, नई चीज के लिए पुरानी चीज को उखाड़कर फेंकना हमेशा जरूरी नहीं होता। सही कहा। असली समझदारी पुरानी मजबूत नींव और नई आधुनिक सुविधाओं के बीच तालमेल बिठाने में है। बिल्कुल। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसा विचार है जो मेरे दिमाग में आ रहा है और मैं चाहूंगा कि जो लोग हमें सुन रहे हैं वो भी इस पर विचार करें। वो कौन सा विचार है? देखिए, हमने ये तो मान लिया कि भविष्य कॉटलिन का है। नए टूल्स और लाइब्रेरीज कॉटलिन को ध्यान में रखकर बन रही हैं। हाँ, वो तो हो ही रहा है। लेकिन सोचिए, चूंकि अब नई पीढ़ी के डेवलपर्स मुख्य रूप से कॉटलिन सीख रहे हैं, तो क्या आने वाले कुछ दशकों में वे विशुद्ध जावा सीखना पूरी तरह बंद कर देंगे? हाँ, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। और अगर ऐसा हुआ तो दुनिया भर में चल रहे उन करोड़ों पुराने लेकिन महत्वपूर्ण सिस्टम्स का क्या होगा? वो सरकारी पोर्टल्स, वो बैंकिंग सर्वर जो आज भी जावा की पुरानी मजबूत नींव पर टिके हैं, उन्हें कौन संभालेगा? बाप रे, ये तो इंडस्ट्री के लिए एक बहुत गंभीर और डरावना सवाल है। क्या तकनीक की ये रेस किसी दिन अपने ही इतिहास को भूल जाएगी? इसी सवाल के साथ हम आज की इस गहरी चर्चा को यहीं रोकते हैं। अगली बार जब आप अपने फोन में कोई ऐप चलाएं तो उस डिजिटल नींव के बारे में जरूर सोचिएगा।
सुनते रहिए और सीखते रहिए।